इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का सामान्य हिंदी पीरियड में स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है पंचलाइट। ये एक कहानी है। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी के मुख्य पात्रों पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो नाम इस प्रकार है। गोधन इस कहानी का प्रमुख पात्र है। गुलरी काकी, गुलरी काकी की बेटी का नाम मुनरी है और मुनरी की सहेली कनेली है। छणीदार, सरदार, दीवान आदि अन्य पात्र हैं। इस कहानी में बामन और मातो टोला, कई टोलों में गांव जो है में कई टोले हैं। ग्रामीण अंचल की कहानी है, ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है और इसी प्रकार से बामन टोली और मातो टोली आदि अन्य टोले हैं। जैसे कि हमने पूर्व में बताया था, इसी कहानी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या पंचलाइट कहानी का कथानक क्या है प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए या पंचलाइट कहानी के माध्यम से कहानीकार ने क्या संदेश देना चाहा है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम पंचलाइट कहानी के कथावस्तु और उद्देश्य सहित कुछ बिंदुओं पर दृष्टांत करते हुए हम सारांश आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है जो ग्रामीण अंचल के यथार्थ को, वास्तविकता को विषय बनाते हुए परिचित कराती है। इस कहानी का जो कथानक है, कहानीकार ने बिहार के किसी क्षेत्र का लिया है कि ग्रामीण अंचल में किस प्रकार से लोगों में अंधविश्वास, अशिक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ उत्सुकता, हर्ष रहता है तथा एक दूसरे में जहां सहयोग की भावना रहती है तो वहीं पर ईर्ष्या द्वेष की भावना भी रहती है। पंचलाइट का मतलब है, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, पंचलाइट। गांव में मातो बामन टोली में पंचलाइट है। मातो टोली के लोगों ने भी सरदार, दीवान, छणीदार आदि एकत्र होकर के यह विचार उन्होंने बनाया है कि अब की जब मेला लगेगा तो अपने टोले में, अपने मोहल्ले में भी एक पंचलाइट खरीदी जाएगी। इस प्रकार से सभी ने पैसा एकत्र किया है और पैसा एकत्र करने के बाद जो एकत्र हुआ है उस पैसे को लेकर के एक वो मेले में गए हैं और वहां पर एक दुकान में जाकर के पंचलाइट का मूल्य पूछते हैं। सरदार अपनी समझदारी, सूझबूझ और प्रभाव से पंचलाइट का पैसा कम करवा लेता है और फिर अच्छे से पैक करवा करके वह लाता है। जो बामन टोले से जब निकलता है तो फुटंगी जहां हैं जिन्होंने कमेंट किया है, अरे मातो ये कितने की लाए ढिबरी, तो छड़ीदार ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि ये बामन टोली के लोग ऐसे ही हैं कि अपने घर की बत्ती को तो पंचलाइट कहते हैं और दूसरे की पंचलाइट को ढिबरी बताते हैं। ढिबरी का मतलब होता है दीपक, छोटा।
जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में लाइट, बिजली, पेट्रोमैक्स ये सब नहीं थे, तो एक दीपक जलता था। तो इस प्रकार से आज सरदार ने भी अपने घर पे सूचना की है, और जो पैसे पंचलाइट खरीदने से बचे थे उसका पूजन सामग्री आ गई है। सरदार के घर पे सभी एकत्र हुए, बच्चे, बूढ़े और युवा सभी बड़े उत्साहित हैं कि आज इसी पंचलाइट के प्रकाश में कीर्तन होगा। कीर्तनिया लोग भी एकत्र हो गए हैं, और छणीदार ने पहले ही हिदायत दी है कि कोई छूछा ना करो, कलपुर्जे की वाली चीज है, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो सब एकत्र हैं, अब कीर्तन भजन होंगे। हिदायत दे दी गई कि कोई बेसुरा नहीं गाएगा, जिसको गाना आता है वही गाएगा। लेकिन शाम होते ही पंचलाइट को जलाने की समस्या उत्पन्न हो जाती कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन। गोधन एक युवा बालक है जिसे गुलरी काकी की शिकायत पर उसे टोले से, जाट बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि गोधन जब भी गुलरी काकी के दरवाजे से निकलता था तो सलीमा, सलीमा का मतलब सिनेमा का गाना गुनगुनाते हुए निकलता था। जिस गाने की को सुनकर हम तुमसे मोहब्बत करता है सनम, इस प्रकार के गीत को गुनगुनाते हुए जब निकलता है तो गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत की है, और पंचों ने गोधन को इस गाने के गुनगुनाने पर, वहां से निकलते हुए गुनगुनाने पर उसे समाज बिरादरी से बायकाट कर दिया गया। अर्थात छोटी सी छोटी गलती पर किस प्रकार से पंचायत में जो है सख्त सख्ती के साथ जो है निर्णय लिया जाता है, और जो निर्णय सर्वमान्य होता है। अब गोधन तो समझदार है, यह जलाना जानता है, लेकिन वो तो मोहल्ले से निष्कासित हो गया है, तो कौन जलाएगा। तो किसी ने कहा भाई मातू टोली से किसी व्यक्ति को बुला करके जलवा लिया जाए। तो कितना स्वाभिमान है। इस कहानी के माध्यम से लोगों के स्वाभिमान को भी दर्शाना मुख्य उद्देश्य कहानीकार का है। तो सरदार कहते हैं नहीं, जिंदगी भर ताना कौन सुनेगा कि बड़े आए पंचलाइट वाले, जलाना नहीं आता था तो हमारे टोले के ही व्यक्ति ने जलाया था, इसलिए हम किसी दूसरे से नहीं जलाते। लेकिन अब जब किसी को जलाना आता नहीं है तो पंचलाइट चलेगा कैसे। अंततः छणीदार को गोधन के पास बुलाने के लिए भेजा जाता है कि गोधन को, अपने मोहल्ले का है, अपने जात बिरादरी का है, उसको बुला लिया जाए। उसने गलती की थी, उसे निकाल दिया गया तो क्या हुआ, लेकिन अब काम है उसे बुला लिया जाए। छणीदार के बुलाने गया है गोधन को। गोधन नहीं आता है, कहता है कि आप पंचों का क्या भरोसा कि पता नहीं कब किस गलती पे कौन सी सजा दे दो, हम नहीं जाते जलाने। छणीदार वापस आ जाता है। अंततः गुलरी काकी उठती हैं और गोधन को बुला लाती है। गोधन गुलरी काकी के कहने पर आ जाता है, पंचलाइट में पंपू भरता है, कहता है स्प्रिट लाओ। अब नया बखेड़ा स्प्रिट तो है नहीं, कैसे जलेगी। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, इसलिए वह गरी का ही तेल डाल करके पंपू भर करके पंचलाइट को जला देता है। मुन्नी दौड़ करके उसे एक पलसी तेल दे देती है और उसी को डाल करके जो है पंचलाइट जला देता है गोधन। इस प्रकार से गोधन के द्वारा उस महतो टोली के जो है मान सम्मान बना रहा, और पंचलाइट की रोशनी में खूब भजन कीर्तन होने लगे। सभी बड़े प्रसन्न हुए। आज गोधन के द्वारा, गोधन की इस होशियारी के कारण, इस गुण के कारण अपने मोहल्ले की लाश बची है। सभी बड़े प्रसन्न हैं। सरदार, छणीदार, दीवान ने भी गोधन की गलती को माफ करते हुए उसे से कहा है कि गोधन जाओ, तुम्हारे सभी खून, 7 खून माफ, यानी सारे अपराध क्षम्य हो गए। अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, क्योंकि तुमने अपने मोहल्ले की इज्जत बचाई है। इस प्रकार से गोधन को गुलरी काकी भी आज प्रसन्न होकर के उसे अपने घर पर खाना के लिए निमंत्रण दे देती हैं, और गोधन की तथा मुनरी की आपस में आंखें मिलती हैं, मानो आपस में ही बातें हुई हूं
और इस प्रकार से सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार का संदेश, मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के ईर्ष्या द्वेष की भावना रह करके व्यंग्य कसते हैं, कमेंट कसते हैं, स्वाभिमान का ईगो टकराता है, लेकिन वहीं पर थोड़ी सी बात यदि बन रही है तो किस प्रकार से अपने निर्णय में परिवर्तन ले आते हैं और उसको सब कुछ गोधन की तरह माफ कर देते हैं। पंचायतों की मनमानी को उजागर करना भी मुख्य उद्देश्य कहानीकार का रहा है कि वही पंचायत के लोग सदस्य जो सजा सुनाते हैं थोड़ी सी गलती के कारण, और वही फिर अपने निर्णय को बदलकर उसे माफ कर देते हैं। तो दूसरी तरफ गोधन के माध्यम से यह भी सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति में टैलेंट है, गुण है, योग्यता है, तो वह अपने उस योग्यता के द्वारा अपनी गलतियों को माफ करा सकने में सफल हो जाता है, जैसा कि गोधन के साथ हुआ। इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण अंचल की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और वहाँ की सोच आदि को प्रकाश में लाना और संदेश देना ही मुख्य उद्देश्य कहानी का रहा है। इस प्रकार से इस कहानी को पुनः आप सब पढ़ करके इसकी कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखेंगे और उद्देश्य को हम कक्षा कार्य के रूप में लिख करके देंगे। धन्यवाद।